हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है। यहाँ पे समान होगा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनावों पर अपने विचार प्रकट करें। तो आज का हमारा प्रश्न ये है। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके अच्छे रिस्पांस पर ही मोटिवेशन मिलता है। कई सारी वीडियोस जो है अभी आनी बाकी है। बात करें करंट अफेयर्स की और सभी टॉपिक्स में साइंस एंड टेक की बात कर लें, तो बस एक मोटिवेशन की कमी रहने के कारण वीडियो कंटिन्यू नहीं रह पाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इसमें इस डाटा के अनुसार 60% ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो को वॉच करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना प्रश्न यही है कि चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है। यदि वे बहुत जल्दी जल्दी या बहुत अनियमित रूप से होते हैं तो लोकतंत्र का पतन हो सकता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनाव पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। देखते हैं क्या कहता है। उत्तर में कह रहा है कि चुनाव लोकतंत्र का मूल आधार है। लोकतंत्र को जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। जनता अपने लिए अपनी सरकार का निर्माण चुनाव खुद करती है। चुनाव द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। लोकतंत्र में चुनाव की महत्ता को देखते हुए भारतीय संविधान में एक स्वायत्त चुनाव आयोग एवं प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर नियमित चुनाव लोकसभा एवं विधानसभा की व्यवस्था की गई है। चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत, लोकसभा या विधानसभा की सीटों के आधे से अधिक की जरूरत होती है। बात करें लोकसभा की तो लगभग 273। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन से गहरा जुड़ाव होने गांधी नेहरू की अखिल भारतीय स्वीकृति वाले व्यक्तित्व से जुड़े रहने के कारण 1967 से पूर्व तक देश के लगभग सभी राज्यों एवं केंद्रों में कांग्रेस की सरकार बनती रही और चुनाव नियमित अंतराल पर ही होते रहे। राज्यों में सर्वप्रथम 1967 में एवं केंद्र में 1977 में स्थिति में बदलाव आया और गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें बनी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पीटी फैक्ट आपसे हम पूछना चाहते हैं। ये जो लोकतंत्र का परिभाषा हम लोगों ने देखा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये लाइन किसने कहा था। इसके अलावा अब आपको दूसरा प्रश्न ये भी बताना है कि केंद्र में 1977 में जो सरकार बनी, ये किस पार्टी की बनी और इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे। अगर आपको आता है तो आप जरूर इसमें कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे कहता है कि इसके बाद गठबंधन सरकारों के अल्पमत में आ जाने या स्पष्ट बहुमत ना जुटा पाने के कारण चुनाव समय से पूर्व होने लगा, मतलब बीच में ही होने लगा। इस प्रकार चुनावों की गति अनियमित हो गई। चुनावों की गति जब अनियमित हो जाती है तो वो क्या कहता है, लोकतंत्र के स्थायित्व एवं उसकी विश्वसनीयता के लिए अत्यंत ही घातक स्थिति है। ठीक उसी तरह जिस तरह हृदय की अनियमित गति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। कहता है हृदय की अपनी स्वाभाविक गति होती है और वह नियमित रूप से निर्धारित समय समय अंतराल पर ही धड़कता है। उसी प्रकार लोकतंत्र में नियमित चुनाव के लिए निश्चित समयावधि ये निर्धारित है, प्रत्येक 5 वर्ष में होगा। कहता है जिस प्रकार हृदय जल्दी जल्दी या बहुत अनियमित रूप से गति करता है यानी धड़कता है तो स्वास्थ्य के पतन का संकेत होता है। ठीक उसी प्रकार यदि चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो या अनियमित रूप से होता है तो यह भी लोकतंत्र के पतन का संकेत देता है। काफ़ी अच्छे से समझाया। आगे कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में 1960 एवं 70 के दशक में चुनावों की गति काफ़ी अनियमित हो गई। राज्य एवं केंद्र दोनों ही स्तरों पर साझा सरकार का बनने और समय से गिरने के कारण राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई।
इसके लिए कई परिस्थितियां जो हैं ये जिम्मेवार हैं। जानते हैं इन परिस्थितियों को। कहता है कांग्रेस का जनाधार कम होना और विकल्प के रूप में अखिल भारतीय स्वीकृति के आधार पर किसी और राजनीतिक दल का ना उभर पाना, क्षेत्रीय दलों का उदय और उनका बढ़ता महत्व। कई सारे क्षेत्रीय दल जो हैं ये लगातार जो हैं अलग अलग तरह के बने। अनुच्छेद 356 का अनुचित प्रयोग। अनुच्छेद 356 में क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे कहता है कि मूल्यहीन राजनीति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, दल विशेष के हित, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि के आधार पर साझे सरकार में शामिल दलों का सरकार से समर्थन वापस ले लेना। क्योंकि जो भी क्षेत्रीय पार्टी बनी उनके सभी के अपने अपने एजेंडे होते थे और कहीं ना कहीं सभी में एक होड़ मची रहती थी कि मंत्री पद किसे मिलेगा या मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर आप बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका सरकार गिरा देंगे, जो कि हम लोग अक्सर पुराने फिल्मों में देखा करते थे। कहता है कि अनियमित चुनाव का ताज़ा उदाहरण बिहार में कुछ वर्ष पूर्व जल्दी जल्दी होने वाली 2 चुनावी प्रक्रिया है। चुनावों की अनियमित गति या मध्यावधि चुनावों से राज्य या देश की विकास की गति पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कहता है कि प्रत्येक चुनाव समय साध्य एवं व्यय साध्य होता है। चुनावों में सरकारी व्यय काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे सरकारी घाटे में वृद्धि होती है और इस घाटे को पाटने के लिए सरकार या तो नई कर लगाती है या पुराने करों की दरों में वृद्धि कर देती है। इससे गरीबी एवं महंगाई में वृद्धि होती है और ये महंगाई वाला तो आज भी हम लोग झेल रहे हैं। खैर, राजनीति पे नहीं जाना है। आगे कहता है कि सारी प्रशासनिक मशीनरी का ध्यान चुनावों पर केंद्रित हो जाता है, फलतः सरकारी योजनाओं, आगे कहता है कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो है शिथिल पड़ जाता है, क्योंकि सभी बाबू लोग जो हैं ये चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। फिर आप कितने भी परेशानी में हों वो आप चुनाव के बाद ही बात करें। आगे कहता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होना, प्रशासनिक अधिकारियों जो है ये पुलिस तंत्र का मनमानेपन एवं अपराधी राजनीतिज्ञ नौकरशाह गठबंधन की सक्रियता में वृद्धि से आम जनता को परेशानी होती है। फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल सही बात। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपके पास जो है अलग अलग तरह की जो है मुकदमे आएंगे और ऐसा नहीं है कि जो भी अपोजिशन में रहेगा उसके ऊपर ये समस्या उन्हें झेलना ही पड़ता है। आगे कहता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई कई स्थितियां अनियमित हो जाती है। ये बिल्कुल बात सही है। आप जो है अपना कोचिंग नहीं खोल सकते हैं, जैसे बात करें कोरोना की ही, तो आप कोचिंग नहीं खोल सकते, आप ये नहीं खोल सकते, आप वो नहीं खोल सकते, आप भीड़ नहीं लगा सकते। लेकिन जो है चुनाव के समय पर ये सारे रूल और रेगुलेशन समाप्त हो जाते हैं। आगे कहता है कि मध्यावधि चुनाव की स्थिति की समस्या के समाधान में निम्न सुझाव दिए जाते हैं। नंबर 1 में देखिए क्या कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ विकल्प सरकार की स्पष्ट रूपरेखा वाला प्रस्ताव जो है ये अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि सरकार गिरने के बाद चुनाव ना हो और दूसरी सरकार बने, और ये सरकार लोकसभा में बने या विधानसभा, जो जिसमें भी बने, अपना ये कार्यकाल पूरा कर सके। आगे कहता है कि साझे सरकार में शामिल दल अगर सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं तो उनके लिए पुनः जनादेश प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया जाए, ताकि जो है वो ऐसा नहीं हो कि बाद में एक पार्टी जो है जो रनिंग गवर्नमेंट है उसे किसी भी तरह से मजबूर करे, और अगर मजबूर करती है वो उससे समर्थन वापस लेती है तो उनके लिए फिर से चुनाव आवश्यक हो जाए। आगे कहता है सर्वानुमति, सर्वसम्मति या आपसी सहमति पर आधारित राष्ट्रीय सरकार का गठन हो, सभी दल मिलकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव कर लें और मंत्रिमंडल में सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह राष्ट्रपतीय प्रणाली, जिसमें सरकारों का कार्यकाल निश्चित होता है और अस्थायित्व अक्षुण्ण रहता है, तो ये सारे कार्य जो हैं किए जा सकते हैं। आगे कहता है कि उपरोक्त सुझावों में कमोबेश त्रुटियां मौजूद हैं जिनकी अनदेखी करना कठिन है, फिर भी वे मध्यावधि चुनावों की समस्या से बचने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यद्यपि हमारी राजनीतिक प्रणाली क्रमशः परिपक्व होती जा रही है,
गठबंधन पर आधारित जो राजनीति है राजग सरकार के साथ साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया है और क्षेत्रीय दलों को बड़े दो राष्ट्रीय दलों के साथ ध्रुवीकरण की स्थिति मजबूत हो चली है, जो निश्चय ही हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी सफलता है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें हम लोग लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लिखा गया है, प्रश्न भी काफ़ी मतलब शानदार है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।